तो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था आईएफटी के बारे में। तो उसमें हमने क्या देखा था कि आईएफटी कैसे वर्क करता है और क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं। अब इस सेशन में हम लोग आईएफटी के इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और कुछ एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग स्वीप फ्रीक्वेंसी जो रहता है और बीट फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो आईएफटी में हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आपके एक्यूट पेन के केस में जो स्वीप फ्रीक्वेंसी और बीट फ्रीक्वेंसी हम लोग रखते हैं वो 90 से 130 हर्ट्ज़ का रखते हैं। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी हम लोग क्यों सेट करते हैं, क्योंकि इसी फ्रीक्वेंसी पे आपका जो पेन गेट मैकेनिज़्म जो रहता है, पेन गेट का जो एक्शन रहता है वो एक्टिवेट होता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी 90 से 130 हर्ट्ज़ तक सेट कर रहे हैं तो इस केस में आपका पेन गेट मैकेनिज़्म एक्टिवेट होगा और पेन रिलीफ में, आपके एक्यूट पेन रिलीफ में मदद मिलेगा। ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी जो है 2 से 5 हर्ट्ज़ सेट करते हैं क्रॉनिक पेन के केस में, तो उस केस में आपका जो एंडोजीनस ओपियोइड्स मैकेनिज़्म मैंने आपको बताया था पेन गेट में, वो एक्टिवेट होता है और आपके पेन रिलीफ में मदद मिलता है। अगर आपको मसल स्टिमुलेशन देखना है तो अगर जो भी मसल वॉलेंट्री मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो आपका, अगर आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं 10 से 25 हर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, तो उस केस में आपको क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और टिटैनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर 25 हर्ट्ज़ से आप ज़्यादा करते हैं, फ्रीक्वेंसी रखते हैं, तो आपको टिटैनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम एक्यूट एडिमा के केस में हम लोग स्वीप फ्रीक्वेंसी या बीट फ्रीक्वेंसी हम लोग कितना रखते हैं, 100 हर्ट्ज़ रखते हैं। ठीक है, अब एडिमा आपका क्या होता है कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, कहीं पे भी हैंड पे हो सकता है, आपके एंकल पे हो सकता है। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया। अब उस केस में हम लोग आईएफटी का यूज़ कैसे करेंगे, हम लोग फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे 100 हर्ट्ज़ का। ठीक है, अब जब हम फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज़ का सेट करेंगे तो आपका मसल पंप जो रहता है वो एक्टिवेट होगा। ठीक, अब मसल पंप एक्टिवेट होगा और यहाँ पर का जितना भी फ्लूइड रहेगा उसको धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश करेगा और आपको एडिमा से आपको क्योर करने में मदद करेगा। ठीक है, अब क्रॉनिक एडिमा के केस में हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी जो रखते हैं इसको दो पार्ट में फ्रीक्वेंसी रखेंगे। पहले 100 हर्ट्ज़ रखेंगे, फिर हम लोग 10 हर्ट्ज़ तक रखेंगे। जब हम 100 हर्ट्ज़ तक रखेंगे तो आपका जो वैसोडायलेशन का मैकेनिज़्म है वो आपका एक्टिवेट होगा। अब इसमें क्या होगा, वैसोडायलेशन के केस में आपका क्या होगा कि सबसे पहले आपका 100 हर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी जब हम स्टार्ट करेंगे क्रॉनिक एडिमा के केस में, तो आपका वैसोडायलेशन होगा आपका। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका क्या होगा कि जो आपका वीनस रिटर्न है, मान लीजिए ये आपको एडिमा है, यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है। अब इस केस में क्या होगा, वैसोडायलेशन होगा और जो आपका वीनस रिटर्न है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब धीरे धीरे यहाँ पर का जो भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है आपका धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट होगा। और फिर उसके बाद क्या होगा आपका अब हम लोग 100 से जब 10 हर्ट्ज़ पे जाएंगे, हम 10 हर्ट्ज़ पे सेट करेंगे। जैसे फ्रीक्वेंसी तो हम ऐसे स्वीप फ्रीक्वेंसी इस तरह से कुछ सेट करते हैं ना, ट्रायंगुलर फॉर्म में, या फिर कोई भी फॉर्म ले सकते हैं। मान लीजिए इसको आपने 100 हर्ट्ज़ रखा, यहाँ पे 10 हर्ट्ज़ रखा। और जब 100 फिर 10 हर्ट्ज़ से 100 हर्ट्ज़ जाएगा तो इस केस में यहाँ पे आपका क्या होगा कि मसल पंप एक्टिवेट होगा और एडिमा से क्योर करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, अब आपका क्या होता है, एक होता है आपका ग्लिडमिंस्टर इफ़ेक्ट। अब इस इफ़ेक्ट में आपका क्या होता है, ये इफ़ेक्ट समझते हैं कि ये एक इफ़ेक्ट का नाम है बेसिकली, आप ये समझ लीजिए। अब हम लोग आईएफटी में क्या करते हैं, रैपिड स्टिमुलेशन करवाते हैं मोटर नर्व का। आपका मोटर नर्व का जो है वो रैपिड स्टिमुलेशन होता है। ठीक, मोटर नर्व जो स्टिमुलेशन रहता है वो इंक्रीज़ हम लोग करते हैं, जिसके कारण आपका क्या होता है कि वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी इफ़ेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिडमिंस्टर इफ़ेक्ट बोलते हैं, जो कि आपको आईएफटी के केस में देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है आपका
अब हम लोग क्या आईएफटी का कब यूज़ करते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के केस में यूज़ करते हैं। अब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आपका क्या होता है कि पेशेंट जब भी आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फिर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का केस लेके आए, प्रॉब्लम्स के साथ आपके पास आए, तो इसका मतलब ये होता है कि जो पेशेंट का मैच्योरेशन रेट है वो इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, अब मैच्योरेशन रेट कहने का मतलब ये है कि जो पेशेंट का जो यूरिनेट करने का जो रेट है, फ्रीक्वेंसी है, वो इंक्रीज़ हो गया है। मतलब दिन में मान लीजिए वो 4 से 5 तो ज़्यादा से ज़्यादा बार यूरिनेट कर पा रहा है। अब ऐसा ये कंडीशन होता क्यों है, ये आपका जो ब्लैडर है ये आपका क्या करता है, यूरिन को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो ये जो ब्लैडर के आसपास की मसल्स जो रहती हैं, जैसे ब्लैडर के पास स्मूथ मसल्स एक प्रेजेंट रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं डेट्रूसर मसल्स। अब ये मसल्स, स्मूथ मसल्स जो ब्लैडर के पास रहती हैं, वो क्या होती हैं, वो वीक हो जाती हैं, या फिर आपकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो हैं वो वीक हो गई हैं। ठीक है, जिसके कारण जो यूरिन ब्लैडर में होल्ड नहीं कर पा रहे हैं पेशेंट, और बार बार यूरिनेट कर रहे हैं, तो उस केस को हम लोग यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। अब इस केस में हम लोग आईएफटी का यूज़ करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी हम कितना सेट करते हैं इसमें, 1 से 10 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी हम लोग सेट करते हैं। अब ये आपका क्या करता है, जो भी वीक मसल्स है उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ब्लैडर के कंट्रोल में मदद करने में मदद करता है आपका। अब जो भी आपका पेन रिडक्शन जो है वो एक्टिवेट आपका आईएफटी में कौन कौन से मैकेनिज़्म से होता है, तो सबसे पहले पेन गेट मैकेनिज़्म आपका एक्टिवेट होता है, जिसके थ्रू हम लोग पेन रिलीफ में मदद मिलती है। ठीक है, और आपका क्या होता है, डिसेंडिंग पेन सेपरेशन, जो डिसेंडिंग पेन सेपरेशन रहता है उसमें भी वो आपका एक्टिवेट होता है और फिर पेन रिलीफ में मदद मिलती है। जो मैंने आपको पेन गेट थ्योरी बताया था, उसी में ये जो आपका डिसेंडिंग पेन पाथवे रहता है, अब ये क्या होता है, ये आपका एक्टिवेट होता है और एंडोजिनस ओपियाइड सिस्टम आपका फिर एक्टिवेट हुआ और फिर वो पेन रिलीफ में मदद मिलती है। और आपका क्या इनहिबिट नॉसी रिसेप्टर, जो नॉसी रिसेप्टर्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेट नहीं होते हैं। ठीक, जब एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहे हैं तो पेन फर्दर आगे आपके स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे जा ही नहीं रहा है और पेन रिलीफ में आपको मदद मिलती है। ठीक है, फिर आपका क्या होता है, मोटर, जो मैंने बताया था आपको, मोटर स्टिमुलेशन हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका सर्कुलेशन, जो बॉडी फ्लूइड्स का जो सर्कुलेशन रहता है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और वो कुछ केमिकल्स जैसे कि आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, H+ आयंस हो गया, ये आपका क्या होता है, वॉश आउट हो जाता है। मतलब समझिए कि ये आपका, ये जैसे कि ये आपका हो गया, सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ सर्कुलेशन में, यहाँ पे कुछ क्या प्रेजेंट रहते हैं, आपके केमिकल्स जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स और H+ आयंस प्रेजेंट रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, आपके नॉसी रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन इस केस में आपका अगर सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो गया है, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो है रिसेप्टर्स, जो भी केमिकल्स रहते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं और आपके नॉसी रिसेप्टर्स तक पहुँच ही नहीं पाते हैं और पेन रिलीफ में आपको मदद मिलती है ना। अब हम लोग देखते हैं कि इसके थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स में इंडिकेशंस क्या क्या, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं आपके। तो सबसे पहले थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट और इंडिकेशंस में हम लोग पेन रिलीफ देखते हैं। पेन रिलीफ में कैसे होता है आपका, वही पेन गेट मैकेनिज़्म आपका एक्टिवेट हो गया, और एंडोजिनस ओपियोइड सिस्टम जो रहता है उसके थ्रू आपको पेन रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, और नॉसी रिसेप्टर जो भी आपके रहते हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं, जिसके कारण आपको पेन रिलीफ में मदद मिलती है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में हम लोग देख सकते हैं, बेसिकली जितने भी आपके मस्कुलोस्केलेटल के केस हैं उस केस में हम लोग आईएफटी का यूज़ कर सकते हैं। लोअर बैक पेन के केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग के केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इस केस में जो, अगर आपको वही पेशेंट अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के साथ आ रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करवाएंगे और आईएफटी का यूज़ करेंगे। मतलब पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइजेज के साथ साथ हम लोग आईएफटी का भी यूज़ करेंगे, ताकि वहाँ की जो भी आसपास की मसल्स हैं, पेल्विक फ्लोर की जो भी मसल्स हैं, जैसे कि लिवेटर एनी हो गया, आपका एक्सटर्नल एनल स्प्लिंटर जो रहता है वो भी आपका पेल्विक फ्लोर मसल्स में ही आता है। वो सब जो भी मसल्स हो गई, वो आपकी मसल्स क्या होती हैं, वो स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है और फिर आपके यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से प्रिवेंट करने में मदद करता है आपका आईएफटी। ठीक है, अब फ्रोज़न शोल्डर का केस आ गया। फ्रोज़न शोल्डर के केस में भी हम लोग आईएफटी का यूज़ करते हैं। ठीक है,
फाइब्रोमेल्जिया का केस में भी हम लोग यूज़ करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेन के केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एडिमा ऑफ फुट एंड हैंड, वही एडिमा जो मैंने आपको बताया कि एडिमा के केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो गया, फ्रैक्चर हीलिंग के केस में यूज़ करते हैं। और ट्रिगर पॉइंट के इनर्वेशंस में भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हेमरेज। हेमरेज के केस में हम लोग अब पहले समझते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होता क्या क्या है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब ये होता है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिस कंडीशंस में हम लोग आईएफटी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग हेमरेज के केस में आईएफटी का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर अगर आपका एट्रियल डिजीज़ है जो भी, तो उस केस में भी हम लोग आईएफटी का यूज़ नहीं करेंगे। अगर इन्फेक्टिव कंडीशंस है, मतलब कि अगर इन्फेक्शन का कंडीशंस है, तो हम लोग आईएफटी यूज़ नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आपने इन्फेक्शन है, किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है और आपने आईएफटी का यूज़ कर लिया, तो उस केस में क्या हो सकता है कि इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है। इसलिए हम लोग वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, इस इन्फेक्शन के स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आईएफटी का मतलब यूज़ नहीं करते हैं उस केस में। फिर कार्डिक पेस मेकर के केस में भी हम लोग आईएफटी का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब ओपन वुंड, वही ओपन वुंड के केस में भी क्या होता है कि आपका वुंड जो है वो फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है, और वुंड अगर ओपन है तो और भी स्प्रेड हो सकता है। तो इस केस में हम लोग आईएफटी का यूज़ नहीं करेंगे। स्किन इन्फेक्शन के केस में भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। आप अगर आइज़ और नेक पे हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और ट्यूमर के केस में भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। अब ट्यूमर के केस में मान लीजिए आपने आईएफटी यूज़ कर लिया, तो ट्यूमर जो है वो फैलने लगा आपका, तो ट्यूमर फैल भी सकता है, इसलिए हम लोग ट्यूमर के केस में भी आईएफटी का यूज़ नहीं करते हैं। फिर प्रेगनेंसी का केस हो गया, अगर प्रेगनेंसी के केस में भी हम लोग आईएफटी यूज़ नहीं करते हैं। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस अगर है तो भी हम लोग आईएफटी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसका एडवांटेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले कि ये सेफ़ टू यूज़ है। आईएफटी आप यूज़ करते हैं तो ये सेफ़ है। ठीक है, प्लस ये कंफर्टेबल भी है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, डीप टिश्यू स्टिमुलेशन करता है। डीप टिश्यू क्या, आईएफटी क्या करता है, आपके डीप टिश्यूज़ तक अगर पेन है तो क्या आईएफटी जो रहता है वो डीप टिश्यू के पेन को हील करने में मदद करता है। मतलब जो पेन जो आपका अगर डीप टिश्यू तक हो रहा है, तो उस केस में भी आईएफटी, हम लोग उस केस में आईएफटी यूज़ करते हैं डीप टिश्यू के केस में। ठीक है, और क्या होता है कि ये लार्जर एरिया को ट्रीट करता है। अगर पेन आपका मान लीजिए डिफ्यूज़ पेन है, पेन जो है वो आपका मान लीजिए कि लंबर रीजन तक पेन जा रहा है, लंबर रीजन से होते हुए नीचे तक आपके लेग तक पेन जा रहा है। ठीक है, काफ रीजन तक पेन जा रहा है। अब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये तो लार्जर एरिया तक पेन आपका जा रहा है, पेन जो है वो डिफ्यूज़ लार्जर एरिया तक डिफ्यूज़ हो रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, आईएफटी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, लार्जर एरिया के पेन को कवर करता है। तो इसके एडवांटेजेस हो गए ये सब। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।